देश की आर्थिक शक्ति के शेयर मार्केट में उछाल की चाल वही रहने वाली है और इसकी तस्दीक एक तस्वीर करती है। 9 जून को रायसीना हिल से आई इन तस्वीरों को जिसने गौर से देखा वो देश के आर्थिक भविष्य का कुछ प्रतिशत विश्लेषण कर सकता है। कॉपी पेन लेकर आप ये नोट भी कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट में ऐसे 11 मंत्रालय हैं जिनके मंत्री नहीं बदले गए हैं। मसलन सीसीएस के अलावा वाणिज्य मंत्रालय, रेल और आईटी मंत्रालय, साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय, जहाज रानी, पर्यावरण, सामाजिक न्याय मंत्रालयों में पिछले मंत्रियों को ही रिपीट किया गया है। जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर बड़े फैसले लेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहते हुए देश के विकास पर पैनी नजर रखेंगे, तो विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर एक बार फिर से अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाने जाएंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहते हुए फाइनेंस से जुड़े बड़े फैसले लेंगी, तो वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल ही संभालेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं फिर से हरदीप सिंह पुरी, तो रेल और आईटी का जिम्मा सौंपा गया है अश्विनी वैष्णव को। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्री बनाए गए हैं, तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री फिर से बनाए गए। वजह साफ है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिनके पास जो जिम्मेवारी थी उसे इस कार्यकाल में आगे बढ़ाना है, और अगर मंत्रालय में बदलाव किया जाता तो जाहिर सी बात है कि नए मंत्री को पहले मंत्रालय समझने में वक्त लगता और फिर वो अपना काम शुरू कर पाते। लेकिन अब मोदी सरकार के विजन को उनके पुराने विश्वसनीय मंत्री आगे बढ़ाएंगे, यानी कि खिलाड़ी वही है, खेल वही है, बस पिच बदल चुकी है। सत्ता के विरोधी स्टाफ में कुछ बदलाव आए हैं, संख्या में मजबूती दिखी है, लेकिन क्या वो मजबूती एक मजबूत विपक्ष की कहानी लिख पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक मजबूत विपक्ष से आर्थिक पक्ष और भी मजबूत हो सकता है, ये एक अलग कैलकुलेशन है। इंडिया स्टोरी के आने वाले किसी एपिसोड में इसको जरूर कवर करेंगे। बहरहाल देश में मोदी सरकार रिटर्न के साथ ही वोटर को क्या क्या रिटर्न मिला है वो आप बीते एक सप्ताह के अखबारों के सहारे समझ सकते हैं। पहली गुड न्यूज, बीते मंगलवार को सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा शेयर किया। इसमें यह बताया गया कि 1 अप्रैल से 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बीते साल की समान अवधि की तुलना में करीब 21% बढ़ा है, और ये 1.48 लाख करोड़ रुपए रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर में 17 जून तक कुल टैक्स कलेक्शन 4.63 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 17 जून तक 53,322 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया गया है। दूसरी गुड न्यूज, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट में संशोधन करते हुए इसे बढ़ा दिया है। फिच के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी। हालांकि इससे पहले मार्च महीने में एजेंसी ने इसके 7% के दर से आगे बढ़ने का अनुमान जाहिर किया था। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा यानी कि 2023 और 24, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से आगे बढ़ी थी। तीसरी गुड न्यूज, और यह अच्छी खबर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। बाजार हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते हफ्ते भले ही शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव रहा हो और दोनों ही इंडेक्स सपाट बंद हुए हो, लेकिन इसके बीच में सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तरफ जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर वाले सेंसेक्स ने 77,851.63 का नया ऑल टाइम हाई लेवल रिकॉर्ड को छू लिया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के निफ्टी, जिसे एनएसई निफ्टी कहते हैं, उसने 23,664 का नया शिखर छू लिया है। चुनावी नतीजे आने के बाद यानी कि 4 जून के बाद से अब तक सेंसेक्स में करीब 5800 पॉइंट्स का उछाल दर्ज किया गया है। अब चौथी गुड न्यूज भी सुनिए, और ये गुड न्यूज महंगाई के मोर्चे पर आई है।
बीते सप्ताह सरकार की ओर से रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे और इनके मुताबिक रिटेल इन्फ्लेशन 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मई महीने में यह सालाना आधार पर घटकर 4.75% का रह गया है। इससे पहले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83% की थी। अच्छी खबर यह भी है कि महंगाई सितंबर 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक के तय टारगेट यानी कि 2 से 6% के दायरे में सस्टेन की हुई है।